भूतनी की शादी। एक शहर में एक मॉल था। किसी कारणवश वो 2 साल से बंद था। उस मॉल में एक भयानक भूतनी रहने आई थी। लगता है मेरी शक्तियाँ दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही हैं। मुझे काली रानी की आराधना करनी पड़ेगी। भूतनी दिन रात आराधना करके काली रानी को प्रसन्न करने में जुट जाती है। रात को काली काली, दिन को काला काला, काली रानी के नाम की जपती हूँ मैं काली माला। 2 महीनों तक आराधना करने के बाद काली रानी प्रसन्न होती है और भूतनी को दर्शन देती है। रात रहेगी काली, दिन भी होगा काला, बोल काली रानी की तू क्यों जपती है माला। हे काली रानी, मैं दिन प्रतिदिन बूढ़ी होती जा रही हूँ, शक्तिहीन होती जा रही हूँ। मुझे ऐसा उपाय बता कि मैं जवान हो जाऊं, ताकतवर हो जाऊं। ठीक है, तू शादी कर ले, किसी भूत से नहीं, इंसान से। शादी की पहली रात उसे मार देना, तू फिर से जवान हो जाएगी और ताकतवर हो जाएगी। ठीक है रानी, अपना काला साया ऐसे ही मुझ पर कायम रखना। काले साम्राज्य की जय हो, जय हो। आशीर्वाद देकर काली रानी चली जाती है और भूतनी दूल्हा ढूंढने में लग जाती है। क्या यार राहुल, तू शादी कब करेगा और हमें पार्टी कब देगा? कोई ढंग की लड़की भी तो मिलनी चाहिए। तेरी चिंता मैं दूर किए देता हूँ। मोबाइल दे अपना। ये ले, मैंने इसमें एक डेटिंग ऐप डाल दिया है और तेरी प्रोफाइल भी बनवा दी है। देखना, लड़कियों की लाइन लग जाएगी। अरे यार, ये देख, कोई ईशा नाम की लड़की है, उसका मैसेज आया है और उसने मुझे डेट पर भी बुलाया है। कहाँ बुलाया है? सिटी मॉल। अरे भाई, फिर तो तुझे बहुत प्राइवेसी मिलेगी वहाँ। वो सिटी मॉल तो 2 साल से बंद पड़ा है। मैं अभी निकलता हूँ। राहुल अपनी कार लेकर सिटी मॉल पहुंचता है। मॉल के सामने ईशा उसका इंतजार कर रही होती है। हाय ईशा। नहीं, मैं शादी से पहले किसी भी मर्द को नहीं छू सकती। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुमने मुझे इस मॉल में क्यों बुलाया है? हम किसी बड़े से होटल में मिल सकते थे। ये मॉल मेरे पिताजी का है। होटल में बहुत शोर रहता है, लोग रहते हैं, मुझे वहाँ कंफर्टेबल महसूस नहीं होता। मुझे प्राइवेसी चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो अंदर चलते हैं। दोनों मॉल के अंदर चले जाते हैं। ये मॉल बंद क्यों है? मेरे पिताजी के बहुत सारे बिजनेस हैं। वो अकेले इस मॉल को नहीं संभाल सकते, लेकिन अब ये मॉल फिर से शुरू करना चाहते हैं। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, इसीलिए जो मुझसे शादी करेगा ये मॉल उसे ही मिलेगा। सच में? मुझे घुटन हो रही है। अब मैं ज्यादा देर इस नकली रूप में नहीं रह सकती। मुझे जल्द ही इसे शादी के लिए प्रपोज करना होगा। क्या सोच रही हो ईशा? मुझसे शादी करोगे राहुल? ये सुनकर राहुल खुश हो जाता है और ईशा के दोनों हाथों को थाम लेता है। हाँ ईशा, मैं तुमसे शादी करूंगा। ये क्या किया तुमने राहुल? क्या हुआ? राहुल के हाथ पकड़ते ही ईशा भूतनी के रूप में आ जाती है। ईशा का ये रूप देखकर राहुल कांपने लगता है। भूत, भूत। हाँ, मैं भूत हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी की तो तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, पैसा, गाड़ी, बंगला, सब कुछ। अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर राहुल भागने लगता है। बाहर आकर कार से तेजी से निकल जाता है। थोड़ी दूर आने के बाद बच गया। तभी उसे आवाज आती है, राहुल। राहुल देखता है तो उसके बगल में भूतनी बैठी होती है। राहुल जोर जोर से चिल्लाता है और उसकी कार एक ट्रक को टकरा जाती है। भूतनी हंसते हुए आसमान में उड़ जाती है।
प्रकार डेटिंग ऐप से भूतनी बहुत से लड़कों को अपने जाल में फंसाती और उनके मना करने पर उन्हें मार देती है। एक दिन सुशांत नाम का लड़का भूतनी से मिलने आता है। भूतनी रूप बदलकर उसे मिलती है। हाय ईशा। सॉरी, मैं शादी से पहले गैर मर्द को नहीं छूती। मुझे पता है तुम ईशा नहीं भूतनी हो। ईशा अपने असली रूप में आ जाती है। फिर भी तुम मुझसे डरे नहीं? नहीं, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? मेरी कुंडली में दोष है। जो लड़की मुझसे शादी करेगी वो उसी दिन मर जाएगी, इसलिए कोई भी लड़की मुझसे शादी करने में डरती है। तो तुम मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हो? ऐसा नहीं, शादी से पहले पंडित जी एक यज्ञ करेंगे जिसके बाद तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा, फिर हम शादी कर सकते हैं। फिर तुमने ये बात उन लड़कियों को क्यों नहीं बताई? मैंने बताया, लेकिन किसी ने मेरा भरोसा नहीं किया। और वैसे भी उनसे शादी करके मुझे क्या मिलेगा? तुमसे शादी करूंगा तो मुझे बंगला, गाड़ी, पैसा सब कुछ मिलेगा। लगता है बड़ा लालची है, ये मेरे जाल में फंस जाएगा। ठीक है, तो फिर हम आज रात को ही शादी करेंगे। तुम पंडित को लेकर आ जाना। रात होती है। मॉल में शादी की सारी तैयारियां हो जाती हैं। पंडित बड़ा सा यज्ञ करता है। यज्ञ संपन्न हुआ। अभी यह जल कन्या को प्राशन करवा दीजिए, जिससे कन्या संकट मुक्त हो जाएगी। ये लो, पियो इसे। इसे पीने से सारा खतरा टल जाएगा और फिर हम शादी करके नया जीवन आरंभ करेंगे। बेवकूफ कहीं का, इसे पता नहीं शादी के बाद तो इसका जीवन समाप्त हो जाएगा। भूतनी वो जल पी लेती है। जल पीने के बाद वो जलने लगती है। ये क्या? मैं जल रही हूँ, मैं जल रही हूँ। मुझे धोखा तो तुमने मेरे भाई को दिया था। कौन हो तुम? मैं उसी राहुल का भाई हूँ जिसे तुमने धोखे से मारा था। मैं उन सारे लड़कों का बदला लेने आया हूँ जिन्हें तुमने बस अपने स्वार्थ के लिए मार डाला। बचाओ, मुझे बचाओ। इस तरह सुशांत की होशियारी की वजह से भूतनी के सारे काले इरादे नाकाम हो जाते हैं। भूतनी जल के मर जाती है और शहर से खतरा टल जाता है। रेनू आंटी। कहानी है दिल्ली के मुखर्जी नगर की। मुखर्जी नगर में थी वृंदावन सोसाइटी में काफी सारे मिडिल क्लास लोग और उनके बच्चे मजे में रहते थे। अपने परिवार के साथ रहता था 24 साल का एक युवक प्रेम मन और तन से काफी सुंदर नौजवान था। इसीलिए सोसाइटी की सारी नौजवान लड़कियां उस पे मरती थीं। चाची के पास आलू पनीर की सब्जी छोड़कर गई थी, कैसी लगी? मुझे आलू पनीर नहीं पसंद। तो आज शाम को चाइनीज खाने चले? मुझे चाइनीज भी नहीं पसंद। प्रेम भैया चलो, सब आ गए हैं। हाँ चलो। पागल कहीं का, इतना बड़ा हो गया है फिर भी बच्चों में खेलता है। एक दिन प्रेम अपने छोटे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। प्रेम भैया इस बार सिक्सर चाहिए। हाँ गोलू, मेरा फोकस ब्रेक मत कर। बाप रे, अब बॉल कौन लाएगा? मैंने मारा है तो मैं ही लाऊंगा। ऐसा कहकर प्रेम बॉल लाने के लिए निकल गया और सारे बच्चे डर से बिल्कुल ठंडे पड़ गए, क्योंकि बॉल रीनू आंटी के घर में गई थी। रीनू ने बॉल प्रेम की तरफ बढ़ाया। प्रेम ने बॉल को पकड़ा, लेकिन रीनू ने बॉल छोड़ा ही नहीं। उसने प्रेम का हाथ पकड़ लिया। आंटी क्या कर रही हो? प्रेम, रीनू वृंदावन सोसाइटी की अकेली औरत थी जो अकेली रहती थी। लोगों का कहना था कि वो जादू टोना करती थी। ओम ह्रीम ह्रीम पशुपटक स्वाहा, ओम ह्रीम ह्रीम पशुपटक स्वाहा। ऐसा नहीं था कि रीनू का पति नहीं था। कुछ सालों पहले रीनू का पति मनीष ही उसे सोसाइटी में लाया था, लेकिन 6 महीने बाद वो घर से चला गया और फिर
रेणु के पास वापस कभी नहीं लौटा। रेणु दिन रात घर में जादू टोना करती थी। लोगों को उससे शिकायतें तो बहुत थी, लेकिन फिर मैं कहता हूँ छोड़ो उसे, करने दो उसे जो करना है, हमें कोई तकलीफ तो नहीं पहुँचा रही है ना। साफ साफ बात तो ये थी कि सोसाइटी के लोग रेणु से डरते थे। गर्मियों की छुट्टियों में प्रेम अपने परिवार से विदा लेकर पुणे में एक कोर्स कंप्लीट करने निकल गया। अच्छा मम्मी, मैं चलता हूँ। बेटा, ख्याल रखना अपना। प्रेम के जाने से सोसाइटी के 2 लोग अंदर से बहुत दुखी थे। एक थी शुक्ला जी की शालू और दूसरी थी रेणु आंटी। प्रेम प्रेम प्रेम। कुछ दिन बीत गए। शालू शादी होकर ससुराल चली गई और रेणु आंटी कहाँ चली गई, किसी को कोई खबर नहीं थी। अरे यार, बॉल वापस उसी घर में चली गई। अरे डरने की क्या बात है, चलो सब मिलकर ढूंढते हैं। घर पूरा खाली है, हमें हमारी सारी बॉल्स मिल जाएंगी। दिन प्रेम फिर से हमेशा के लिए वृंदावन सोसाइटी वापस चला आया। बरसात का मौसम था, सारे बच्चे स्कूल में थे। सोसाइटी काफी सुनसान थी। लगता है चिल्लर पार्टी अब बिजी हो गई है। प्रेम ऐसे सोचते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहा था और प्रेम को खिड़की से कोई देख रहा था। जी हाँ, वो शालू नहीं थी, वो थी रेणु आंटी। प्रेम आ गया, अब मुझे मेरा प्रेम मिल जाएगा। इस बार मैं अपने प्रेम को पाकर रहूंगी। रात का खाना खाकर प्रेम अपनी बेडरूम में सो गया था। गहरी नींद में था काफी। उसने करवट बदली और किसी ने उसका माथा चूम लिया। दूसरे दिन सुबह हो गई। सारी सोसाइटी जाग गई थी, लेकिन प्रेम अभी भी बिस्तर में था। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना हल्का बुखार होने के बावजूद भी शरीर इतना कमजोर कैसे हो सकता है। अभी कुछ मेडिसिन दे देता हूँ, असर नहीं दिखा तो एडमिट कर देना। तू भूखी है ना? मैं भी भूखी हूँ, हम दोनों भूखी हैं। आज रात मेरी भूख तो मिट जाएगी। तू देख ले, तुम्हें अपनी भूख का क्या करना है। और जैसे ही शाम हो गई, रेणु का घर जलने लगा। चाचा, उस घर को आग लगी है, बहुत सामान है उसमें। अरे तू कब गया था उस घर में? हम सब गए थे अपनी बॉल लाने। ठीक है, फायर ब्रिगेड को कॉल किया है मैंने, इतनी टेंशन मत लो। वैसे भी उस रेणु का तो पता नहीं, घर राख हो जाएगा तो सारी चिंताएं ही मिट जाएगी। थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड ने आकर घर की आग तो बुझा दी, लेकिन इधर प्रेम के घर में मानो आग का माहौल बन गया था। अजी सुनते हो, ये सांस ही नहीं ले रहा। क्या? अभी तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। आप बातें क्या कर रहे हो? एम्बुलेंस बुलाओ जी। प्रेम बिस्तर में पड़ा ऐसा दिख रहा था मानो उसकी जान निकल गई हो, लेकिन उसकी जान निकली नहीं थी। वो बस खिड़की के पास खड़ी रेणु के साथ बातें कर रही थी। प्रेम, कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? क्या चाहती हो आप? क्यों बांध रखा है आपने मुझे? मैंने तुम्हें बांध रखा है क्योंकि मैं तुम्हें चाहती हूँ। लेकिन मैं आपको नहीं चाहता। बस एक रात चलो मेरे साथ। बस आज की रात तुम्हारा शरीर अस्पताल में रहेगा और तुम मेरे साथ शहर से बाहर। उसके बाद मैं खुद तुम्हें अस्पताल छोड़ने आऊंगी। प्रेम ने पीछे देखा तो उसका शरीर उसके परिवार वाले कब के अस्पताल लेकर गए थे। क्या सोच रहे हो प्रेम? मैं तुम्हारे लिए अपना घर संसार जलाकर खड़ी हूँ और तुम घर में अटके हो। ठीक है, इंतजार करो, बस मैं अभी आया। प्रेम अपने रूम से चलता हुआ घर से बाहर आंगन में आया तो उसने देखा कि रेणु का घर पूरा जला हुआ है। तभी रेणु आई और उसने प्रेम का हाथ पकड़ लिया। चलो चलते हैं। और फिर रेणु प्रेम का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। शाम के समय प्रेम ने रेणु के साथ अपना घर, अपनी सोसाइटी छोड़ दी, बस एक रात उसके साथ बिताने के लिए। हाय रे मेरा बेटा। ए जी सुनो,
आग ना दो, हमारा प्रेम जरूर आएगा, हमारा प्रेम जरूर आएगा। अरे इस पागल को चुप कराओ कोई, मेरा होश उड़ रहा है। आंटी संभालो खुद को, हमारा प्रेम अब कभी वापस नहीं आएगा। और प्रेम की चिता जलने लगी। देखते ही देखते आग भड़क गई और प्रेम का बस 2 दिनों का बीमार शरीर मौत के बाद आग से लिपट गया और रेणु आंटी के साथ गया हुआ प्रेम अपनों के पास कभी वापस नहीं लौट सका। खंजर वाली भूतनी। बहुत समय पहले की बात है। पुराने खंडहर में एक भूतनी रहती थी। वो भूतनी लोगों को डराकर मारा करती थी। उसे ये करने में बड़ा ही मजा आता था। कितने बेवकूफ होते हैं ये इंसान। डरपोक कहीं के, जरा सी फूंक मारो और हवा में फुर। भूतनी कई सालों से लोगों को डराकर मारती रही और धीरे धीरे उसकी शक्तियां कम होने लगी और अब ये कमजोर हो गई थी और किसी को भी मार नहीं पाती थी। लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है। मैं नहीं जाना चाहती इस दुनिया से। काला साया, शैतानों के देवता, मेरी मदद करो। भूतनी के पुकारने पर शैतानों का देवता काला साया उसके सामने आ जाता है। तो चाहे तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली भूतनी बन सकती है। कैसे काला साया, बताओ मुझे। काला साया एक खंजर भूतनी को देता है और उसकी गर्दन पर वार करता है। ये क्या किया तुमने साया? इस खंजर पर तुम्हारा खून लग गया है। अब तुम जिस भी इंसान को इस खंजर से मारकर उसका खून पियोगी, तुम्हारी शक्तियाँ और बढ़ जाएंगी। पर याद रहे, ये खंजर तुम्हारा सर्वनाश भी कर सकता है। हाँ, मैं ये याद रखूंगी साया। तुम फिक्र मत करो, मैं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली भूतनी बन जाऊंगी। उसी रात अनिल नाम का एक लड़का अपने ऑफिस से घर को लौट रहा था। तभी उसे सड़क पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई दिखती है जो ठंड से कराह रही होती है। अरे माई, तुम यहाँ इतनी रात में क्यों बैठी हो? अरे बेटा, अब क्या बताऊं, मेरे बेटे और बहू ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वो मुझे लेने आएंगे, पर अभी तक नहीं आए। अनिल को उस बूढ़ी औरत पर तरस आ जाता है। माई, आप मेरे घर चलो, कल मैं आपको आपके बेटे के पास छोड़ दूंगा। भला हो तेरा बेटा, चल। अनिल उस बूढ़ी औरत को अपने घर लाता है और दरवाजा बंद करता है। माई, तुम्हें भूख लगी होगी ना, तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ बना कर लाता हूँ। बूढ़ी औरत जो झुककर खड़ी थी एकदम से सीधी खड़ी हो जाती है और एक बड़ी ही भयानक आवाज में कहती है, भूख? भूख तो लगी है बेटा, पर मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं पीऊंगी तेरा खून। वो औरत एक खून पीने वाली चुड़ैल बन जाती है। उसके हाथ में एक खंजर होता है। वो उस खंजर से अनिल की गर्दन पर वार करती है और उसका सारा खून पी जाती है। अब मैं बन जाऊंगी और भी शक्तिशाली। वो भूतनी अपने अगले शिकार को ढूंढने के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद घर में अनिल का भाई विजय उसकी लाश देखता है और रोने लगता है। ये जिसने भी किया है, मैं उससे जरूर बदला लूंगा भैया। एक के बाद एक कई मौतें होने लगी और वो खून पीने वाली चुड़ैल का कहर पूरे शहर में बढ़ गया।
सभी उसे खंजर वाली चुड़ैल के नाम से जानने लगे। वो भेष बदलकर लोगों से मदद मांगती। मेरी मदद करो, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। हाँ माँ जी, चलिए। माँ जी, यहाँ तो कोई घर नहीं है, यहाँ तो आगे जंगल है घना। जंगल है तभी तो तेरा खून मजे से पी पाऊंगी। भूतनी अपने भयानक रूप में आ जाती है और उस औरत के गले पर वार करके उसका सारा खून पी जाती है और अपनी शक्तियों को और बढ़ाती है। शहर में अब कोई किसी की मदद करने से पहले 10 बार सोचता था। किसे पता कब खंजर वाली रूप बदलकर वार कर दे। विजय को यकीन हो जाता है कि उसके भाई का खून भी खंजर वाली ने ही किया है। वो एक बाबा के पास जाता है और इस समस्या का हल पूछता है। बाबा अपनी तांत्रिक विद्या से भूतनी के बारे में पता लगाते हैं। उसके जाने का वक्त आ चुका था, इसलिए इंसानों का खून पीकर अपनी शक्तियां बढ़ा रही है ताकि उसे इस दुनिया से जाना ना पड़े। बाबा, इसका कोई तो इलाज होगा। इलाज है, मैं अपनी तंत्र विद्या से उस भूतनी को यहाँ बुला सकता हूँ, पर तुम्हें उस खंजर से उस भूतनी पर वार करना होगा, क्योंकि तुम्हारे भाई का खून उसने पिया है। बाबा अपनी तांत्रिक विद्या से उस भूतनी को बुलाते हैं। क्यों रे बाबा, तू कब से इतना ज्ञानी हो गया जो मुझ जैसी शक्तिशाली भूतनी को बुलाने की हिम्मत कर ली? जानता नहीं कि मैं कौन हूँ? देख, तेरी मदद करने के लिए ही मैंने तुझे यहाँ बुलाया है। मदद? कैसी मदद? मुझे इस लड़के का मृत शरीर चाहिए जिसमें खून की एक बूंद भी ना हो। मैं तंत्र विद्या के लिए इसके शरीर का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इसलिए तुझे यहाँ बुलाया ताकि तू इसका सारा खून पी जाए। बहुत अच्छा काम किया बाबा तूने। आज मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। विजय आंखें बंद कर जमीन पर पड़ा होता है। भूतनी उसके पास आकर उसका खून पीने के लिए जैसे ही खंजर उठाती है, बाबा मंत्र पढ़कर राख उसके चेहरे पर फेंकता है। बाबा, ये क्या किया तूने? बच्चे, ये क्या किया तूने? विजय भूतनी से खंजर छीनकर उसके गले पर वार करता है और भूतनी के शरीर से जितने भी लोगों का खून पिया था सब बहने लगता है और वो भस्म हो जाती है। इसी तरह विजय बाबा के साथ मिलकर अपने भाई की मौत का बदला ले लेता है। बोरवेल वाला भूत। कहानी है पुणे की। रश्मि और निखिल पति पत्नी थे। सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करते थे और शहर से बाहर किराए के फ्लैट में रहते थे। ओहो, घंटों ट्रैवलिंग, ऊपर से फ्लैट का किराया। इसे तो अच्छा है पुणे में ही कोई घर खरीद ले, अब तो सेविंग भी काफी है। रश्मि की बात मानकर निखिल ने घर खरीदने का फैसला किया और अपने दोस्त की मदद से सदानंद नाम के आदमी से मिला जो घर बेचना चाहता था। देखिए, प्रभात रोड पर ही बड़ा सा घर है। वैसे तो चाचा का है, पर चाचा निसंतान थे तो घर मुझे देकर गुजर गए। मैं यूएस शिफ्ट हो रहा हूँ तो बेच रहा हूँ। रश्मि और निखिल ने घर देखा तो उन्हें काफी पसंद आया। उन्होंने घर खरीद लिया और सदानंद यूएस चला गया। कुछ दिन बीत गए। रश्मि और निखिल नए घर में सेटल हो गए थे। उनका डेली रूटीन भी अच्छा चल रहा था। एक रात रश्मि और निखिल सो रहे थे कि अचानक एक आवाज से रश्मि जाग गई। आवाज काफी भयानक थी। सदानंद, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आवाज के प्रभाव में आकर रश्मि बिस्तर से उठी और चलते चलते एक कमरे के सामने आकर रुक गई। कमरे का ताला अपने आप टूट गया, दरवाजा भी अपने आप खुल गया और रश्मि कमरे में आई। कमरे के बीच में बड़ा सा बोरवेल था जिसमें से अजीब आवाजें आ रही थी। अचानक रश्मि की पीठ पर किसी ने हाथ रखा। रश्मि ने पीछे देखा तो निखिल खड़ा था। रश्मि, यहाँ क्या कर रही हो? निखिल का ध्यान बोरवेल पर जाते ही वो चौंक गया। सदानंद ने हमें बताया क्यों नहीं? किस कमरे में बोरवेल है?
हमने भी ये कमरा कभी ठीक से नहीं देखा। रश्मि नॉर्मल होकर बात करने लगी। बोरवेल है तो अच्छी बात है, पानी की झंझट ही खत्म हो गई फिर तो। दूसरे दिन रश्मि निखिल के साथ जॉब पर तो गई, पर उसका रवैया ही बदल चुका था। लंच ब्रेक में किसी को बताए बिना वो चुपचाप घर लौट आई और बोरवेल के सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे बाहर निकालो। रश्मि ने बोरवेल का स्विच ऑन किया और गार्डन में आकर बोरवेल का पानी पेड़ पौधों को देने लगी। पानी से सारे कॉलोनी में दुर्गंध फैल गई। लोग नाक मुंह बंद करके घरों से बाहर निकले तो दुर्गंध बढ़ गई। लोगों ने नोटिस किया कि रश्मि दुर्गंध वाले पानी से गार्डन भिगो रही है। लोग चिल्लाते हुए रश्मि की तरफ भागे। अरे ये पानी सड़ चुका है, रुक जाओ। लोगों की बात सुनकर रश्मि जोर जोर से हंसने लगी और पानी की धार से उसने लोगों को भिगोना शुरू किया। दुर्गंध वाला पानी शरीर पर गिरते ही लोग भाग गए। शाम होते ही निखिल घर आया तो उसने देखा गार्डन के सारे पेड़ पौधे सूख चुके थे। निखिल गुस्सा हो गया और अंदर किचन में आया तो रश्मि खाना बना रही थी। क्या जरूरत थी कॉलोनी के लोगों के साथ बदतमीजी करने की? पागल कह रहे हैं तुम्हें? क्या जरूरत थी बोरवेल शुरू करने की? खाना बन गया है, मुंह हाथ धो लो। रश्मि की आवाज अजीब थी, मानो कोई पुरुष बात कर रहा हो। क्या हो गया है रश्मि? दोपहर में ऑफिस से भाग कर आ गई। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हो गया है तुम्हारी तबीयत को? क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? गहरी रात हो चुकी थी। निखिल सो रहा था। अचानक एक भयानक आवाज से उसकी नींद खुली। सदानंद मैं आ गया हूँ। निखिल डर गया। उसने देखा तो बिस्तर पर रश्मि नहीं थी। अचानक उसकी नजर सीलिंग पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रश्मि ऊपर लटकी हुई भयानक भूत बन चुकी थी। जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैं आ गया हूँ सदानंद, मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा कहकर रश्मि निखिल की छाती पर कूद पड़ी और उसने निखिल पर हमला किया। रश्मि छोड़ो, क्या हो गया है तुम्हें? रश्मि निखिल पर लगातार वार करती रही। निखिल ने रश्मि को फेंक दिया और भागता हुआ बोरवेल के कमरे में आ छिपा। निखिल ने मोबाइल निकालकर सदानंद को कॉल किया। सदानंद क्या किया है तूने? मेरी बीवी पागल हो गई है, बार बार तेरा नाम ले रही है। और ये बोरवेल, ये सब क्या चक्कर है? सदानंद ने हंसते हुए कहा। माफ करना दोस्त, हुआ यूं कि मैंने चाचा की सारी प्रॉपर्टी हड़प ली और उन्हें मार के बोरवेल में दफना दिया। चाचा का भूत सता रहा था, इसलिए घर बेच के यूएस शिफ्ट हो गया। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना इंडियन पुलिस ना इंडियन चाचा का भूत। ऐसा कहकर सदानंद ने फोन कट कर दिया। लेकिन सच सुनकर निखिल की हालत बिगड़ गई थी। मतलब चाचा का भूत रश्मि पर हावी है और मुझे सदानंद समझकर मारना चाहता है। तभी दरवाजा तोड़कर रश्मि अंदर आई और चिल्लाने लगी। मेरा घर, मेरी जायदाद हड़प कर मुझे बोरवेल में दफना कर। तू यहाँ छिपा है सदानंद, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चाचा, मैं निखिल हूँ, सदानंद नहीं। लेकिन रश्मि ने निखिल को बोलने का मौका नहीं दिया। उसने निखिल को पकड़ लिया, खींचकर बोरवेल के पास लाई और निखिल के साथ साथ उसने बोरवेल में छलांग लगाकर अपने साथ साथ निखिल की जिंदगी भी छीन ली। भूतिया कंगन। कहानी है सहारनपुर जिले के कछुआ शहर की। मालती के इकलौते बेटे धर्मेश की नई नई शादी हुई थी। मालती बहुत खुश थी। मालती की बहू जूली आईने के सामने अपना रूप निहार रही थी। सब कुछ परफेक्ट है, बस हाथ खाली खाली है। कोई कंगन मिल जाते तो बात ही कुछ और होती। तभी मालती एक कंगन लेकर आई और जूली को पहनाने लगी। मिल गया कंगन, सोने का खानदानी कंगन है। देखो तो कितना जच रहा है। कंगन तो बेहद खूबसूरत है, पर एक ही कंगन क्यों? दूसरा कहाँ है? जूली की बात सुनकर मालती परेशान हो गई।
अपने बेटे धर्मेश के पास जाकर कहने लगी, बहू दूसरा कंगन मांग रही है, क्या करे? उसे बोलो नहीं मिलेगा। गुस्सा थूक दे बेटा, हमें कैसे भी करके उसके मायके वालों से दहेज के और 1.5 लाख हथियाने हैं। जूली को खुश तो रखना ही पड़ेगा। बात तो ठीक है, लेकिन कंगन के लिए और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लाश तो अभी सड़ी भी नहीं होगी। जूली धर्मेश के साथ सो तो गई, लेकिन रात भर उसे नींद ही नहीं आई। पूरे शरीर में भारीपन महसूस होता रहा। सोने के बाद बुरे सपने लगातार उसकी नींद खोलते रहे। ये आज अचानक क्या हो गया? सुबह गुरुजी को कॉल लगाती हूँ। सुबह हो गई। जूली ने अपने गुरु रविशंकर जी को कॉल लगाई। प्रणाम गुरुजी, कल रात से बुरे सपने आ रहे हैं। भारीपन सा महसूस हो रहा है, नींद भी नहीं आ रही। ऐसा क्या हो रहा है? तुम्हारे दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन हो रहा है। जरा बताओ कैसे परिवर्तन है? विशेषतः तुमने कुछ नया खाया पिया या फिर पहना तो नहीं? खाना पीना तो सब आपके ही मार्गदर्शन अनुसार है गुरुजी। बस सास का दिया हुआ एक कंगन पहन लिया है। हमारा अनुमान है वो कंगन ही तुम्हारी दशा का एकमात्र कारण है। उसे उतार दो और 2 दिन बाद हमें परिणामों से अवगत कराओ। गुरुजी ने कंगन उतारने की सलाह दे दी, लेकिन जूली राजी नहीं थी। कंगन उतार दिया तो सास बुरा मान जाएंगी, और तो और वो दूसरा कंगन भी नहीं देंगी। ये कंगन हाथ में रहेगा तो दूसरा भी जल्द मिल जाएगा। रात होते ही धर्मेश सो गया, लेकिन जूली के हालात बेहद खराब थे। रात के 12 बजे तक वो लेटी लेटी छत की ओर देखती रही। उसकी आंखें फटकर मोटी हो गई थीं। अचानक जूली अपने बिस्तर से उठकर घर के पिछवाड़े आ गई, जमीन पर बैठ गई और नाखूनों से जमीन नोचने लगी। जमीन से मिट्टी हटती चली गई और जूली के हाथ एक हाथ आया, जिस हाथ में सोने का वो दूसरा कंगन था। वो कंगन भी जूली ने पहन लिया और बेडरूम में आकर धर्मेश के साथ सो गई। सुबह झाड़ू लगाते वक्त मालती की आंख में कचरा अटक गया, तो उसने रसोई में खड़ी जूली को आवाज लगाई, बहू आंख में कचरा अटका है, जरा साफ तो कर दे। जूली आई और आंख का कचरा हटाने लगी, तो मालती ने उसके हाथों में दोनों कंगन देख लिए और उसका दिल दहल गया। रहने दो, हो गया साफ। शाम को मालती धर्मेश के साथ बाबा चंगुलनाथ के मठ पहुंची। जैसे आपने कहा था वैसे ही किया था। सरला को मारकर उसके हाथ में एक कंगन छोड़ दिया था। फिर आज नई बहुरिया के हाथ में वो कंगन कैसे आया? प्रतिशोध लेना चाहती है। दिन प्रतिदिन शक्तियां बढ़ रही है। आज रात अंतिम संस्कार कर दो, नहीं तो विपदा आ जाएगी। रात के वक्त जूली गहरी नींद से सो रही थी और धर्मेश बेचैन लेटा था। जैसे ही 12 बजे धर्मेश मालती के साथ घर के पिछवाड़े आया और दोनों मिलकर मिट्टी हटाने लगे। थोड़ी देर बाद एक लाश निकली। लाश को देखकर दोनों दंग रह गए, क्योंकि लाश के हाथ में वही कंगन चमचमा रहा था। ये फिर से इसके हाथ में कैसे? सुबह तो जूली के हाथ में मैंने देखा था। अचानक कोई जोर जोर से हंसने लगा। दोनों ने पीछे देखा तो दोनों की सांसें रुक गई। पीछे जूली खड़ी थी। उसका रवैया बदल गया था। बाल हवा में बिखर रहे थे, मुंह से पानी टपक रहा था। पागल लड़की, चल चल अंदर चल। ऐसे ना धमकाओ धर्मेश बाबू, मैं आपकी पहली बीवी सरला हूँ। जूली नहीं। ये सुनते ही मालती और धर्मेश के रोंगटे खड़े हो गए। क्या चाहती है तू? आखिर क्या चाहती है? बदला। मेरे माता पिता दहेज ना दे सके
तो तुम दोनों ने मिलकर बेरहमी से मुझे दफना दिया। अब भुगतो मेरी बेरहमी का नतीजा। मालती और धर्मेश भागने लगे। सरला ने जोर जोर से हंसते हुए अपना सिर हिलाया तो मालती धर्मेश अपने आप पीछे पीछे सरकने लगे। ये क्या हो रहा है माँ? हम तो भाग ही नहीं पा रहे। सरला ने दोनों को पीछे खींच लिया और सिर को जोरदार झटका देकर दोनों को गड्ढे में गिरा दिया। सरला, माफ कर दो, माफ कर दो। बचाओ, बचाओ कोई। सरला ने मिट्टी पर नजर डाली तो मिट्टी अपने आप गड्ढे में गिरने लगी। थोड़ी ही देर में गड्ढा मिट्टी से भर गया और मालती धर्मेश दफन होकर मर गए। इस प्रकार जूली के शरीर की मदद से सरला ने खुद पर हुए अत्याचार का बदला ले लिया। शैतानी बच्चा। रात के सुनसान वक्त रिधिमा और संजीव टहलते टहलते घर से काफी दूर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। क्या सोच रही हो रिधिमा? सोच रही हूँ हमारा क्या होगा। रिधिमा, जो हमारे हाथ में नहीं है उसे सोचने से क्या फायदा? क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकती? हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएं? रिधिमा, 10 डॉक्टर बदल कर देख लिए, अब शहर में कौन सा डॉक्टर बचा है? तभी बच्चे के रोने की आवाज आती है। संजीव, तुम्हें रोते हुए बच्चे की आवाज सुनी? मुझे तो वो रोता बच्चा दिख रहा है। वो देखो, सड़क किनारे। दोनों बच्चे के पास जाते हैं। बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हारा नाम क्या है बेटे? बच्चा जवाब नहीं देता, बस रोता रहता है। रोते रोते अचानक शैतान बन जाता है। नहीं! चिल्लाती हुई रिधिमा बिस्तर पर से उठ जाती है। तेज सांसें चलने लगती हैं। क्या हुआ रिधिमा? बुरा सपना देखा क्या? बहुत बुरा। संजीव, हमने किर्शित को घर लाकर गलती तो नहीं की ना? ऐसा मत सोचो रिधिमा, किर्शित अच्छा बच्चा है। 2 दिन में कितना घुल मिल गया है। बस गूंगा है, बोल नहीं पाता। उसके माता पिता कौन है, कहाँ है? अब किर्शित हमारा बच्चा है। जो इतने प्यारे बच्चे को रास्ते पर छोड़कर चले गए, उनके बारे में हम क्यों सोचें? सो जाओ, कल किर्शित का स्कूल में दाखिला कराना है। सुबह होती है। रिधिमा, किर्शित कहाँ है? तैयार हो रहा है, आता ही होगा। किर्शित हॉल की तरफ आता है। ये लो, आ गया। बेटा, एक शूज की लेस तो खुली छोड़ दिया आपने। रिधिमा शूज की लेस बांधने झुक जाती है। तभी किर्शित रिधिमा की गर्दन को दांतों से काटने लगता है। छोड़ो किर्शित, छोड़ो। किर्शित छोड़ो। संजीव किर्शित को रिधिमा से अलग करता है। देखो, दांत के निशान तक आ गए हैं। बच्चा है या शैतान? छोड़ दो संजीव, बच्चा ही तो है। अपना बच्चा होता तो ऐसी ही शैतानी करता। तू शैतान है, बच्चा बन के रहेगा। इंसान लाड़ प्यार दिखाएगा, लेकिन हमारा मकसद इंसान की तबाही है, तबाही। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सर, ये गूंगा है। इसके डॉक्यूमेंट्स? सर, ये हमें एक रात रास्ते में रोता हुआ मिला तो हमने इसे गोद ले लिया। प्रोसेस जारी है, डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, मैं एडमिशन कर देता हूँ। आप डॉक्यूमेंट्स हफ्ते भर में जमा कर दीजिएगा। हरी! प्यून आता है। बच्चे को क्लास लेकर जाओ। प्यून किर्शित को लेकर जाता है। संजीव घर आता है। रिधिमा, कहाँ हो तुम? किर्शित का एडमिशन हो गया। रिधिमा! रिधिमा सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरती है। रिधिमा को देखकर संजीव चौंक जाता है। माय गॉड, ये क्या हुआ तुम्हें? रिधिमा! रिधिमा संजीव के पास आती है और संजीव को काट लेती है। छोड़ किर्शित, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। प्यून भागता हुआ आता है। शैतान काटता है, चल तेरी कंप्लेंट करता हूँ। प्यून किर्शित को लेकर हेडमास्टर के पास जाता है।
क्या हुआ हरी? सर, इस बच्चे ने सोहेल को बुरी तरह से काटा। उसकी गर्दन से खून बह रहा है सर। क्या? जाओ तुम सोहन की मलहम पट्टी करो, इससे मैं देखता हूँ। प्यून चला जाता है। गिरशित, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मिस्टर संजीव को अभी फोन करता हूँ। प्यून भागता भागता आता है। सर, गजब हो गया। सोहेल सारे बच्चों को काट रहा है। व्हाट? चलो। दोनों भागते भागते आते हैं और देखते हैं कि स्कूल के सारे बच्चे एक दूसरे को काट रहे हैं। सबके दांत और नाखून निकल आए हैं। हाथ पैर पर लंबे लंबे बाल उगाए हैं। माय गॉड, ये क्या हो रहा है? स्टॉप इट! आई सेड स्टॉप इट! तभी एक दांत और नाखून बढ़ी हुई, शरीर पर लंबे बाल बढ़ी हुई टीचर रोते रोते हेडमास्टर के पास आती है। मिस मेहरा, ये सब क्या है? सर, उस सोहेल ने मुझे काटा। रोते रोते टीचर हेडमास्टर के गले पड़ती है और हेडमास्टर को काट लेती है। मिस मेहरा, ये क्या किया आपने? हरी, जल्दी आओ। पुलिस, डॉक्टर, सबको फोन करो फौरन। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हरी भागता हुआ निकल जाता है। थोड़ी ही देर में हेडमास्टर हंसने लगता है। उसके भी दांत और नाखून बढ़ने लगते हैं और वो मिस मेहरा को काट देता है। इस प्रकार सारे बच्चे, टीचर्स एक दूसरे को काट रहे थे। इधर हरी हेडमास्टर ऑफिस आता है। वहाँ किरशित सर झुकाए खड़ा होता है। ये सब तुम्हारी वजह से हो गया। कौन हो तुम? हेलो, पुलिस स्टेशन। किरशित हरी की गर्दन को पकड़ के लंबे दांतों और नाखूनों से हरी को काट रहा है। किरशित पूरा शैतान बन चुका है। भगदड़ मची है। बच्चे, टीचर्स, हेडमास्टर सब एक दूसरे को काट रहे हैं। अजीब आवाजें निकाल रहे हैं, अजीब हरकतें कर रहे हैं। तभी स्कूल कॉरिडोर से हरी के पीठ पर बैठकर किरशित की एंट्री होती है। लंबे दांत, नाखून और बालों से हरी एकदम डरावना दिख रहा है और किसी जानवर की तरह हाथ और पैरों से जमीन पर रेंगता हुआ किरशित को बाहर ला रहा है। किरशित को जानवरों की तरह अजीब आवाज निकालकर सलामी देते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। शैतानी साम्राज्य में आपका स्वागत है। आप शैतान बन चुके हो। मैं तुम्हारा राजा, शैतानों का शैतान। तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, शहर के हर आदमी को, बच्चे, बूढ़े, औरत, सभी को काटकर शैतान बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं अब चलता हूँ। शैतानी साम्राज्य का नारा बुलंद रहे। आसमान से शैतानी माँ धरती पर उतरती है, किरशित को गोद में उठा लेती है और आसमान में उड़ जाती है। मिस्टर और मिसेस सहगल, हमारे पास कल ही एक बच्चा आया है और आप लोग उसे गोद ले सकते हैं। वंदना, उसे लेकर आओ। वंदना एक बच्चे को लेकर आती है जिसने सर नीचे झुकाया हुआ है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? बच्चा ऊपर देखता है, मुस्कुराता है और कहता है, किरशित। भूतिया दरबार। बहुत समय पहले किसी जंगल में बहुत सारे डरावने भूत रहते थे। उन सभी का कालीचरण नाम का एक राजा भूत था जो कि बहुत ही ताकतवर और खतरनाक था। सभी भूत उससे डरते थे। कालीचरण अपने महल में रहता था और जब भी किसी भूत को न्याय चाहिए होता वो कालीचरण के दरबार में आ जाता था। महाराज, मैं इतनी दूर शहर जाकर एक मोटा इंसान पकड़ कर लाया था और इसने मेरा इंसान चोरी करके खा लिया। नहीं महाराज, वो इंसान मैं शहर से पकड़ कर लाया था। अच्छा, तो बताओ तुम उसे कौन से शहर से पकड़ कर लाए थे?
मैं उसे सूरजगढ़ से पकड़ कर लाया था महाराज। झूठ बोल रहे हो। सूरजगढ़ में तो सदियों से सूखा पड़ा है, इसलिए वहाँ कई सालों से कोई भी इंसान मोटा नहीं हुआ। लंबूभूत, इसे अभी आग में जला दिया जाए। महाराज मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। महाराज मुझे माफ कर दो। इस भूतों के दरबार में सभी के साथ न्याय होता है। इस तरह अपनी समझदारी से कालीचरण सभी फैसले किया करता था। एक दिन उस जंगल में राजू नाम का एक इंसान गुजर रहा था। तभी काले भूत और लाल भूत ने उसे देखा। इतना मोटा इंसान, इसे तो मैं ही खाऊंगा। फिर दोनों भूत उसकी तरफ उड़ पड़े। और फिर दोनों ने राजू को पकड़ लिया। इस इंसान को पहले मैंने पकड़ा है। नहीं, इस इंसान को पहले मैंने पकड़ा था। इस तरह उन दोनों में बहस शुरू हो गई। फिर उन्होंने तय किया कि चलो इस इंसान को लेकर भूतों के दरबार में चलते हैं। वो दोनों राजू के साथ भूतों के दरबार आए। लाल भूत ने कालीचरण को सारी बात बताई और कहा, महाराज अब आप ही फैसला कीजिए कि इस इंसान को कौन खाएगा। ओ इंसान, अब तुम ही बताओ कि तुम्हें पहले किस भूत ने पकड़ा था। इतने सारे भूतों को देखकर राजू डर गया और वो रोने लगा। मुझे जाने दो, मैं रास्ता भटक गया था, इसलिए गलती से जंगल में आ गया। अरे रोना बंद करो, मुझे रोने वाले इंसान अच्छे नहीं लगते। रो नहीं तो और क्या करूं? मुझे काला भूत खाए या सफेद भूत, मैं तो मर ही जाऊंगा ना। रहम करो महाराज, रहम करो। तुम भूतों के दरबार में खड़े हो, यहाँ रहम नहीं होता, सिर्फ न्याय होता है। चलो अब फैसला करते हैं कि इस इंसान को कौन खाएगा। जब तुम दोनों ने इस इंसान को देखा तो ये क्या कर रहा था? जब मैंने इसे देखा तो ये पानी पी रहा था। जब मैंने इसे देखा तो ये रोटी खा रहा था। ओ इंसान, अब तुम बताओ, तुमने पहले रोटी खाई थी या पानी पिया था? मैंने पहले रोटी खाई थी। मतलब काले भूत ने तुम्हें पहले देखा था। मतलब इस इंसान को मैं खाऊंगा। मैंने कहा था ना, इस भूतों के दरबार में सभी के साथ न्याय होता है। तभी राजू को एक आइडिया आया। उसने बड़ी चालाकी से कहा, भूतों के महाराज, लेकिन आपने उस छोटे भूत के साथ बहुत नाइंसाफी की। ये तुम क्या कह रहे हो? माना कि उस काले भूत ने मुझे पहले देखा था, लेकिन मैंने तो उस छोटे भूत को पहले देखा था, और उसे देखते ही मेरे मन में ख्याल आया था कि मैं इस छोटे भूत से ही खाया जाऊंगा। इसलिए मुझ पर उस छोटे भूत का ही अधिकार होना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? ये इंसान ठीक कह रहा है, इस पर इस छोटे भूत का ही अधिकार होना चाहिए। इसलिए इस इंसान को ये छोटा भूत ही खाएगा। तभी वो छोटा भूत बोला, लेकिन महाराज, मैं इंसान नहीं खाता। क्या?
महाराज, फिर तो आपको मुझे जाने देना चाहिए, यही न्याय है। और इस भूतों के दरबार में सभी के साथ न्याय होता है। कालीचरण को राजू की बात सही लगी। उसने कहा, ये इंसान सही कह रहा है। अगर छोटा भूत इसे नहीं खाना चाहता तो इस इंसान को जाने दिया जाएगा, क्योंकि इस भूतों के दरबार में सभी के साथ न्याय होता है। इस तरह अपनी समझदारी और चालाकी से राजू इतने खतरनाक भूतों के बीच में से बचकर निकल आया और काला भूत और लाल भूत उसे देखते ही रह गए। रसोड़े में भूत था। सबको पता है कि रसोड़े में कौन था, लेकिन हमें जो पता है वह किसी को नहीं पता। अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वह देखकर आपका दिल दहल जाएगा। दुनिया समझती है भोदी परिवार की 2 बहुएं हैं, आशी और ओपी, पर भोदी परिवार की 3 बहुएं थी। तीसरी का नाम था शकुंतला। कोकिला बेन भोदी का दिकरा रहम भोदी की पहली बीवी थी शकुंतला, जो कोकी बेन का टॉर्चर सह न पाई और उसने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भोदी परिवार की इज्जत बचाए रखने के लिए यह बात कभी बाहर ही नहीं आई। फिर कुछ साल बाद भोदी परिवार में 2 बहनें बहू बनकर आईं, आशी और ओपी, और दोनों भी कोकी बेन भोदी के टॉर्चर का शिकार बन गई। रसोड़ा। आशी और ओपी रसोड़े में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तभी वहां भोदी परिवार की हिटलर सास कोकी बेन आती है। आशी, ओपी, क्या कर रही हो तुम? जय श्री कृष्णा काकी जी। जय श्री कृष्णा माँ जी। जय श्री कृष्णा। बहरी हो क्या? मैंने पूछा क्या कर रही हो? काकी जी नाश्ता बना रही हैं, ढोकला बना रही हैं। ढोकला? तुम जानती हो ना ढोकला मुझे कतई पसंद नहीं। तो बताइए माँ जी, क्या बनाऊं आपके लिए? छोले भटूरे। ठीक है माँ जी, मैं बनाती हूँ। तब तक आप जूस पी लीजिए। ओपी बहू ग्लास में जूस भरकर कोकी को देने जाती है कि अचानक वह फिसल जाती है और जूस कोकी की साड़ी पर गिरता है। कोकी गुस्सा होती है और ओपी को तमाचा मारती है। बेवकूफ लड़की, काम करने की अकल नहीं, मेरी साड़ी खराब कर दी। माफ कीजिए माँ जी, आप बाथरूम होकर आइए, ठीक हो जाएगा। तुम भी चलो मेरे साथ। मैं बस कुकर में चने चढ़ाकर आती हूँ। कोकी बेन बाथरूम जाती है। ओपी कुकर में चने चढ़ाती है और बाथरूम की तरफ भागती है। हिटलर औरत मेरी फूल सी बहन पर हाथ उठाती है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तभी आशी को मम्मी का फोन आता है और वह बातें करते करते बाहर चली जाती है। अचानक रसोड़े का माहौल बदल जाता है। तेज हवा चलने लगती है, खिड़कियां खड़खड़ाने लगती हैं और रहम भोदी की पहली बीवी शकुंतला का भूत रसोड़े में प्रकट होता है। कितने सालों से भटक रही हूँ, बदले की आग में जल रही हूँ। कोकी से बदला लेने का यह अच्छा मौका है। कुकर से चने निकालकर खाली कुकर गैस पर चढ़ा देती हूँ। कोकी के रसोड़े में आते ही धमाका हो जाएगा। ऐसा कहकर शकुंतला का भूत कुकर से चने निकालकर खाली कुकर गैस पर चढ़ा देता है और गायब होता है। इधर कुकर में प्रेशर बढ़ने लगता है। कुकर जोर जोर से सीटी बजाने लगता है। सीटी की आवाज सुनकर हॉल में बैठी कोकी बेन गुस्सा हो जाती है। एक काम ढंग से नहीं कर सकती है, मुझे ही देखना पड़ेगा। कोकी बेन रसोड़े में आती है, कुकर उठाकर हिलाने लगती है। तभी अचानक कुकर फट जाता है और जख्मी कोकी बेन बेहोश होकर गिर जाती है। शकुंतला का भूत हंसता है। मजा आ गया।
धमाका सुनते ही सब घर वाले भागते हैं। कोकी को उठाकर कमरे में लाया जाता है। रहम डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर दवाई देकर चला जाता है और कोकी को आराम करने की सलाह देकर सब लोग कमरे से चले जाते हैं और कोकी उलझन में पड़ जाती है। आखिर खाली कुकर गैस पर चढ़ाया किसने? ओपी बहू तो चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी। फिर रसोड़े में कौन था? आशी। यह हरकत आशी ही कर सकती है। आज तो मुमकिन नहीं, पर कल मैं आशी की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। यह सुनकर शकुंतला का भूत हंसने लगता है। मैं भी देखती हूँ कल तू क्या करती है, क्योंकि कल तेरा सामना मुझसे होने वाला है। दूसरे दिन जब आशी अपने कमरे में आराम कर रही थी, तब कोकी ओपी को खींचते हुए आशी के कमरे में आती है। बा और मोटा भाभी भी कोकी के पीछे पीछे आशी के कमरे में दाखिल होते हैं। क्या बात है, आप सब यहाँ कैसे? ओपी बहू, कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं नहाने बाथरूम में गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी। तब रसोड़े में कौन था? मैं थी? तुम थी? कौन था? कौन था? तभी शकुंतला भूत ओपी के शरीर में घुस जाता है और कहता है, भूत था, कल रसोड़े में भूत था, मेरा भूत, शकुंतला का भूत। यह सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। शकुंतला, तुम तो मर चुकी हो ना? हाँ, मर चुकी हूँ, पर तुम्हें सबक सिखाने वापस आई हूँ। तुमने मुझे बहुत टॉर्चर किया था कोकी, पर मैं तुम्हें और किसी पर जुल्म नहीं करने दूंगी। ओह, तो कल खाली कुकर तुमने गैस पर रखा था मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए? तो तुम्हें क्या लगा रसोड़े में राशि थी? अरे वह तो अपनी मम्मी से फोन पर बात कर रही थी। इसी मौके का फायदा उठाकर मैंने कुकर से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए। मुझे सबक सिखाने के लिए? हाँ, तुम्हें सबक सिखाने के लिए। कैसा लगा मेरा सबक? अगर तुमने फिर से ओपी और आशी को तकलीफ पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर 2 मिनट के अंदर तू यहाँ से नहीं गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं जाऊंगी। क्या करेगी तू? नहीं जाएगी? रुक, रहम दिख रहा। रहम का नाम सुनते ही शकुंतला का भूत बुरी तरह डर जाता है, कांपने लगता है और ओपी का शरीर छोड़कर 2 सेकंड में ही भाग जाता है। ओपी जोर से झटका खाती है और होश में आती है। माँ जी, यह मुझे क्या हो गया था? क्या किसी भूत ने वश किया था मुझे? हाँ, तुम दोनों को भूत ने वश किया है और वह भूत है काम चोरी का भूत। आइंदा किसी भूत के बहकावे में आकर मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी गए हो? जी काकी जी। तो खड़ी क्या हो, लग जाओ काम पर, भागो रसोड़े में। आशी और ओपी रसोड़े भागती हैं और काम पर लग जाती हैं। शकुंतला का भूत भी सदा सदा के लिए भाग जाता है और कोकी बहन भोदी का टॉर्चर फिर से शुरू हो जाता है। भूतिया सेल्समैन। कहानी है कानपुर की। कानपुर शहर के बाहरी इलाके में 2 साल पहले मानसरोवर हाउसिंग सोसाइटी खड़ी हुई थी। राघव और ललिता की नई नई शादी होते ही उन्होंने अपना फ्लैट मानसरोवर सोसाइटी में बुक किया। दोनों सोसाइटी में रहने आए तो सोसाइटी देखकर ललिता खुश हो गई। काफी सुरक्षित और सुंदर सोसाइटी है। हाँ, तुम ऊपर जाओ, मुझे चेयरमैन ने बुलाया है। राघव चेयरमैन से मिला तो चेयरमैन बोला, सोसाइटी में आपका स्वागत है। आपको पूर्ण सुरक्षा मिलेगी, बस एक बात का ख्याल रहे। कौन सी बात? कोई सेल्समैन हो तो भूल कर भी दरवाजा नहीं खोलना।
चेयरमैन की बात सुनकर राघव गुस्सा हो गया और ऊपर अपने फ्लैट में आकर ललिता से कहने लगा, क्या सेल्समैन की कोई जिंदगी नहीं होती? एक सेल्समैन के तरक्की के सारे रास्ते बंद दरवाजे के सामने आते ही बंद हो जाते हैं। तुम्हें सेल्समैन से इतनी हमदर्दी क्यों है? ललिता की बात सुनकर राघव चुप हो गया। दूसरे दिन सुबह राघव तैयार होकर ऑफिस निकल गया। ललिता दरवाजा बंद करके नहाने के लिए निकली तो अचानक उसे याद आया, अरे शैम्पू तो लाया ही नहीं, अब कैसे नहाऊं? अचानक डोरबेल बजी। ललिता ने दरवाजे के होल से देखा तो बाहर सेल्समैन खड़ा था। इसके पास शैम्पू जरूर होगा। ललिता ने दरवाजा खोला तो सेल्समैन बड़बड़ाने लगा, गुड मॉर्निंग मैम, मैं विकास ब्यूटी डोनर कंपनी से आया हूँ। सेल्समैन शुरू हो गया तो ललिता परेशान हो गई। अरे स्टॉप इट, मुझे बस एक शैम्पू चाहिए। ललिता ने सेल्समैन से शैम्पू खरीदा और सेल्समैन चला गया। दूसरे दिन सुबह ललिता नींद से जागकर हॉल में आई तो उसने देखा राघव सोफे पर बैठा है। ललिता पीछे से राघव को लिपट गई। डार्लिंग, जल्दी जाने वाले थे ना, गए क्यों नहीं? अचानक ललिता को कुछ महसूस हुआ। झटके से वो पीछे हट गई। कौन हो तुम? सोफे पर बैठा आदमी पीछे मुड़ा तो ललिता चौंक गई। वो राघव नहीं, सेल्समैन था। तुम पीछे से राघव जैसे दिखते हो। तुम अंदर कैसे आए? जरूर राघव दरवाजा खुला छोड़ गया। दरवाजा तो बंद था। तो फिर तुम अंदर कैसे आए? जो दरवाजा एक बार मेरे लिए खुल जाए वो दोबारा बंद नहीं होता। सेल्समैन जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए भयंकर भूत बन गया। भूत को सामने पाकर ललिता की जोरदार चीख निकल गई। क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो? बदला, इस सोसाइटी ने मेरी जान ली है, अब मैं इसे तबाह करूंगा, एक एक करके सबको मार दूंगा। सेल्समैन ललिता की तरफ बढ़ने लगा और ललिता पीछे पीछे सरकने लगी। राघव अपना मोबाइल बेडरूम में भूल आया था। मोबाइल लेने वो वापस फ्लैट के सामने आया और चाबी से दरवाजा खोलने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ये खोल क्यों नहीं रहा? अचानक अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आई और राघव डर गया। ललिता, क्या हुआ? दरवाजा खोलो। राघव दरवाजा पीटता रहा और अंदर भूत ने ललिता को गैलरी से नीचे लटका दिया। राघव, बचाओ, बचाओ राघव। मैं भी ऐसे ही मरा था, अब तुम भी मरोगी। राघव दरवाजा पीट रहा था कि चेयरमैन वहां पहुंचा। जब तक तुम्हारी बीवी जिंदा है वो दरवाजा नहीं खोलेगा। सेल्समैन के लिए दरवाजा खोलकर ललिता ने गलती कर दी, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? ये बात 2 साल पहले की है, जब ये सोसाइटी नई नई बनी थी। एक सेल्समैन यहाँ सोसाइटी में आया तो मैंने उसे रोका। ओ भाई, तुम अंदर कैसे आए? सोसाइटी में सेल्समैन अलाउड नहीं है। मैं विकास हूँ साहब, वॉचमैन से छिप कर आया हूँ। मेरे भाई को बड़ी नौकरी मिलने वाली है, उसके लिए पाई पाई जोड़ रहा हूँ। प्लीज मुझे ऊपर जाने दीजिए। ढोंग ना करो, भागो यहाँ से। मैंने उसे धक्के मारकर निकाल दिया तो वह पाइप से ऊपर चढ़ा और पैर फिसलने से नीचे गिरकर मर गया। तब से उसकी आत्मा सोसाइटी में भटक रही है। जो दरवाजा खोलता है उसे वो नीचे गिराकर मार देता है। चेयरमैन की बात सुनकर राघव पागलों की तरह चिल्लाते हुए दरवाजा पीटने लगा। विकास भैया, दरवाजा खोलिए, मैं आपका छोटा भाई राघव, वो मेरी पत्नी है, उसे कुछ ना करना। सेल्समैन का भूत ललिता को नीचे छोड़ने ही वाला था कि उसने राघव की आवाज सुनी। उसने फौरन ललिता को ऊपर खींच लिया। ललिता बच गई। सेल्समैन का भूत दरवाजे की तरफ भागा। उसने दरवाजा खोला तो सामने राघव खड़ा था। भूत राघव से लिपट गया। राघव, मेरे भाई, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ भैया, आप क्यों गए हमें छोड़कर? मैं तुम्हें बड़ा आदमी बनाना चाहता था। मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ भैया,
ये देखो। ललिता दोनों के पास आई तो राघव ने ललिता से कहा, तू जानना चाहती थी ना कि मुझे सेल्समैन से इतनी हमदर्दी क्यों है? क्योंकि मेरा ये भाई सेल्समैन था जो मेरे लिए मर गया। मैं एक सेल्समैन का छोटा भाई हूँ। सेल्समैन का भूत ललिता और राघव की तरफ देखकर कहने लगा, सच राघव, बहुत बड़ा आदमी बन गया तू। ललिता मुझे माफ करना, बदले की आग में मैं जल रहा था। तुम लोगों को देखकर सारी आग शांत हो गई। अब मैं मुक्ति चाहता हूँ। अलविदा। ऐसा कहकर सेल्समैन का भूत सोसाइटी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गया और राघव और ललिता खुशी खुशी रहने लगे।